Hello friends, welcome to my class of 10th standard English medium social science। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो हमारा सेकंड चैप्टर है हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर हम आज पढ़ने जा रहे हैं। एंड द नेम ऑफ दिस सेकंड चैप्टर इज कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट्स। ओके, ये बहुत ही यूनिक चैप्टर है क्योंकि इसके बारे में सो फार हमने कुछ भी पढ़ा नहीं है। जैसा कि मैं आपको बार बार बताता हूँ कि एट्थ और नाइन्थ स्टैंडर्ड का जो आपका मेजरली जो हिस्ट्री का पोर्शन हुआ करता था उसमें वी हैव मोस्टली स्टडीड अबाउट द इंडियन फ्रीडम फाइट, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, ओके, एंड so many other different aspects relevant to the past happenings in the historical period। ठीक है, लेकिन 10th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री जो है वो उसमें ऐसी मोस्टली सारी बातें ऐसी है जिसके बारे में कोई भी जिक्र जो है वो पहले वाला 9th या 8th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री में अभी तक नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये भी एक ऐसा ही चैप्टर है, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट्स, जो कि इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेरिटेज है। ठीक है, लाइक हजारों साल से और इवन आज तक भी उसकी एक वैल्यू जो है वो वर्ल्ड लेवल पे है, जिसकी वजह से इंडिया का जो है आइडेंटिफिकेशन बना हुआ है। ओके, you should keep your textbook in your hand and the lesson starts on page number 8। ठीक है, so मैं मोस्टली सारी लाइनें जो है वो मैं टेक्स्ट बुक में से डायरेक्टली पढ़ूंगा और जहाँ पे मुझे ज़रूरत लगेगा वहाँ पे मैं आपको अपनी साइड से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारा वैरायटी है। इंडिया इज़ अ डाइवर्सिफाइड कंट्री। 9th स्टैंडर्ड का एक ज्योग्राफी का चैप्टर ऐसा भी आता था जिसमें एक्चुअली 2 चैप्टर ऐसे आते थे जिसमें हम इंडिया के फिजियोग्राफी के बारे में भी पढ़े थे। तो इवन इन ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर आल्सो वी हैव सो मच ऑफ डाइवर्सिटी। ओके, तो यही डाइवर्सिटी जो है हमें हमारे हेरिटेज और कल्चर में भी देखने को मिलता है। सबसे पहले इस लेसन में हमें समझना है कि जो इनहेरिटेंस होता है, यानी आगे की जो हमारे पहले की जनरेशन से हम जो कुछ भी चीजें सीखते हैं या अपनाते हैं या तो उनसे हमें जो कुछ भी चीजें प्राप्त होती है उस हिसाब से देखा जाए तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस वी कैन टॉक अबाउट। ओके, सबसे पहला जो है वो जेनेटिक इनहेरिटेंस। जेनेटिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? Genetic inheritance stands for physical and mental characteristics from parents। हमारे माँ बाप से, हमारे पेरेंट्स से हमें जो फिजिकल और मेंटल एट्रीब्यूट्स जो मिलते हैं, ठीक है, हमारे पेरेंट्स से, उसको जेनेटिक इनहेरिटेंस कहा जाता है, जो जनरली शारीरिक और मानसिक रूप से मिला हुआ जो तोहफा होता है हमारे पेरेंट्स से, ठीक है, उसी को हम जेनेटिक इनहेरिटेंस कह सकते हैं। और दूसरा जो है that is known as material inheritance। material inheritance का सिंपल भाषा में अगर मतलब समझना है तो वो है कि हमारे एरिया में, हमारे कंट्री में, हमारे जो एक ज्योग्राफिकल लोकेशन होता है वहाँ जन्म लेने के बाद हमें जो कुछ भी मिलता है हमें एंसेस्टर्स के थ्रू प्रॉपर्टी के रूप में, ठीक है, उसको मटेरियल इनहेरिटेंस कहा जाता है। आई एम गोइंग टू रीड आउट द प्रॉपर डेफिनेशन रिटन ऑन द बोर्ड। ओके, जो कुछ भी प्रॉपर्टी के रूप में जैसे कि हाउस है, लैंड है, एस्टेट वगैरह जो हमें हमारे पुरखों से मिलता है, हमारे एंसेस्टर्स की ओर से मिलता है, उसको मटेरियल इनहेरिटेंस कहा जाता है। ठीक है, जिसमें कोई भी टाइप का लैंड या हाउस या कोई भी जो प्रॉपर्टी के रूप में हमें मिलता है वो चीजें होती है। ओके, और कल्चरल हेरिटेज क्या होता है? तो कल्चरल हेरिटेज का मतलब होता है कि हमारा क्योंकि इसका डेफिनेशन आगे वाले चैप्टर में हम ऑलरेडी उसकी चर्चा कर चुके हैं और उस वक्त भी मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था, इसलिए इस बार सिर्फ आपको टेक्स्ट बुक में देखना है, अंडरलाइन करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड पे मैंने नहीं लिखा है। सो बेसिकली व्हाटएवर मैन ऑब्टेन्स और क्रिएट्स विद हिज इंटेलेक्ट एंड स्किल इज जनरली नोन एज कल्चरल हेरिटेज। हमारे स्किल, हमारे नॉलेज, हमारे इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करके हम जो कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं हमारे देश में उसको कल्चरल हेरिटेज कहा जाता है। ठीक है, और उसी तरह से आगे देखा जाए तो
फर्स्ट पैराग्राफ का 6th लाइन में हम देखेंगे, इन द सेम मैनर ट्रेडिशन, कस्टम, रिचुअल, special types of lifestyle adopted by our ancestors is also known as cultural heritage. ये कल्चरल हेरिटेज का थोड़ा सा एक्सपांडेड नोशन है, ठीक है। जिस तरीके से या तो जो ढंग से हम हमारा जीवन जीते हैं, ठीक है, बहुत कुछ सारी चीजें हमने अपनाई है हमारी लाइफ में, जिसको हर रोज के ढंग से, हर रोज के लेवल पे हम उसको एडॉप्ट करते हैं या कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और वही चीज नोइंगली या अननोइंगली हम नेक्स्ट जनरेशन को भी सिखाई देते हैं। और हमारा बिहेवियर देख के हमारे आसपास के लोग, हमारी नेक्स्ट जनरेशन, हमारे जो यंगर सिबलिंग्स होते हैं, वो अनकॉन्शियसली भी ये सारी चीजें हमारे में से अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीजें होती है जो कल्चरल ट्रेडिशन में हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, जैसा कि एजुकेशन, फार्मिंग, ट्रेड, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर डेली लाइफ, फेस्टिवल, एंटरटेनमेंट, आर्ट, हैंडीक्राफ्ट्स, बिलीव्स एंड स्किल्स, वो सारी चीजें भी कल्चरल हेरिटेज में ही आती है। और हर एक कंट्री का अगर एक कल्चरल बैकग्राउंड अगर देखा जाए, तो ये सारे जो फील्ड्स होते हैं वो हर एक कंट्री के यूनिक होते हैं, अलग अलग होते हैं। फेस्टिवल है फॉर एग्जांपल, ओके, तो हर कोई कंट्री के अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं। एजुकेशन का अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो भी हर एक कंट्री का स्टाइल जो है वो अलग अलग होता है। एंड इन द सेम वे हैंडीक्राफ्ट, बिलीव्स जो है उनका, एंटरटेनमेंट जो है वो भी हर एक कंट्री का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन रहता है, ओके। तो इस तरह से देखा जाए तो ये सारे फील्ड में हमारा कल्चरल हेरिटेज जो है वो बहुत ही वास्ट है, ओके। हमारे सोशल वैल्यूज, हमारे कस्टम्स, फैमिली सिस्टम्स, ये तो कुछ ही नाम है, लेकिन टोटल मिला के देखा जाए तो देयर हैव बीन 64 टाइप्स ऑफ डिफरेंट आर्ट्स मेंशन इन आवर इंडियन लिटरेचर, ओके। आपको वापस मैं याद दिला दूं, आपको अगर अंडरलाइन करना है तो सेकेंड पैराग्राफ की 3rd लाइन में आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि देयर आर रेफरेंसेस ऑफ 64 आर्ट्स इन आवर एंशिएंट लिटरेचर। तो इससे पता चलता है कि हमारा लिटरेचर भी काफी पुराना है, ओके। हजारों साल से लिटरेचर जो है वो हमारे पुराने जमाने के जो राइटर्स हैं वो लिखा करते थे। हालांकि आज के जैसा टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं था, शायद आज जिस ढंग से हम बुक्स पढ़ रहे हैं वो टाइप की बुक्स नहीं हुआ करती थी, लेकिन कैसे भी करके उस जमाने में या तो उनके पास जो कोई भी टेक्नोलॉजी या जो कोई भी अवेलेबल रिसोर्सेज थे उसका ये इस्तेमाल करके वो लोग लिटरेचर फिर भी लिखते थे, जिसमें इसके ऊपर से हमें ये भी पता चलता है कि इन केस इफ वी टॉक अबाउट द नॉलेजेबल पीपल, okay, then the knowledgeable people and the kind of intellectuality does not only exist in today's world only, it used to exist even in the olden times also. So therefore in that aspect we can say that our cultural heritage is very very unique and very ancient. It's one of the most ancient cultural heritage of our country, okay। और इस तरीके से हम हमारे देश के लिए प्राउड भी कर सकते हैं, और शायद इसी की वजह से इंडिया का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन वर्ल्ड में बना है। वर्ल्ड के जितने भी सारे कंट्री हैं, 195 कंट्रीज, इसमें इंडिया का एक यूनिक प्लेस है इस रीजन की वजह से, ओके। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि टाइटल सजेस्ट कर रहा है वैसे, आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ इंडिया। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वेरियस आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया। और इंडिया में जितनी भी आर्ट्स और क्राफ्ट्स एग्जिस्ट करती है मेरे ख्याल से, उतनी नंबर वाइज अगर देखा जाए, नंबर और वैरायटी वाइज अगर देखा जाए, तो इतने सारे आर्ट और क्राफ्ट जो है दूसरे कोई भी कंट्री में इतना वैरायटी और इतने सारे नंबर ऑफ आर्ट्स और क्राफ्ट्स कहीं पे भी नहीं है। सो अगेन इंडिया होल्ड्स अ यूनिक प्लेस इन दैट रिगार्ड आल्सो। सबसे पहले हम देखेंगे आर्ट ऑफ इंडियन आर्टिस्ट्स, जो हमारा सब टॉपिक है लेसन का सबसे पहला है आर्ट ऑफ इंडियन आर्टिस्ट, जिसके बारे में मैंने लिखा है। ये लिस्ट को पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा कि कितने सारे आर्ट्स हमारे पास हैं। और ये सारे आर्ट्स ऐसा नहीं है कि हमारे आर्टिसंस ने, हमारे कलाकारों ने, हमारे जो आर्टिस्ट होते हैं उन्होंने आजकल से सीखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पुराने समय से लेकर आज तक ये हेरिटेज हमें एंसेस्टर्स वाइज या
जनरेशन टू जनरेशन वाइज हमें कैरी फॉरवर्ड हुआ है। ओके, कुछ मेजर आर्ट्स जो है उसका लिस्ट मैंने लिखा है बोर्ड के ऊपर। वीविंग है, एम्ब्रॉयडरी है, वुडन आर्ट, क्ले वर्क, ड्राइंग, पेंटिंग, लेदर इंडस्ट्री, एनामल वर्क, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, अकीक वर्क, निटिंग वर्क, और उसके अलावा डायमंड वर्क भी आ जाता है इसमें। मैंने इसका जिक्र नहीं किया, बट इट्स देयर इन योर टेक्स्ट बुक, सो यू शुड जस्ट रिमेंबर। तो काफी सारे ऐसे स्किल्स हैं, काफी सारे ऐसे आर्ट्स हैं जो इंडियन आर्टिसंस से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आर्ट ऑफ क्ले वर्क। ओके, आर्ट ऑफ क्ले वर्क काफी पुराना है, क्योंकि पहले एक जमाना हुआ करता था कि जिसमें हम बहुत सारे लाइक छोटे जो बच्चे होते हैं वो टॉयज जो है वो क्ले से बने हुए इस्तेमाल करते थे, यूज करते थे, खेलते थे उनसे। और टॉयज से बने हुए जो टॉयज बहुत सारे टाइप के यानी कि बनाए जाते थे उस वक्त, और मिट्टी से बने हुए बहुत सारे बर्तन भी हम लोग इस्तेमाल करते थे। हम यानी हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ता है वैसे अलग अलग चीजें, जैसे कि आज हम स्टील के बर्तन, एल्यूमिनियम के और इवन कॉपर के बर्तन भी आजकल यूज करते हैं, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वी आर बेसिकली यूजिंग द मेटालिक यूटेंसिल्स दीज डेज, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द एंशिएंट टाइम्स व्हेन दीज मिनरल्स आर नॉट वाइडली अवेलेबल, या तो अगर मिनरल्स अवेलेबल थे तो फिर उनको यूटिलाइज करने की प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं थी। जब तब क्ले वर्क जो था इंडिया का बहुत ही फेमस था, और बहुत सारी चीजें क्ले से बनाई हुई, टॉयज, पॉट्स, पिक्चर्स। ओके, पिक्चर्स यानी जो पानी भरने का जो मटका वगैरह होता है उसको हम पिक्चर कहते हैं इंग्लिश में। अर्दन लैम्प्स, क्ले स्टोव जिसको चूल्हा कहते हैं हिंदी में। Clayware were made by potters to store grains. Milk, ghee and curd and buttermilk. ठीक है, दूध को या तो फिर घी और बटर मिल्क को स्टोर करने के लिए जो यूटेंसिल बनाए जाते थे वो भी क्ले से बने हुए थे। ठीक है, मैक्सिमम किचन वेयर मेड ऑफ क्ले। द वॉल्स ऑफ द हाउसेस कुबास। अब हम घर की बात करेंगे, जो घर मकान वगैरह बनाए जाते थे। आज तो हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो बिल्डिंगें बहुत ही अलग तरीके से बनती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ओके, इन केस इफ वी टॉक अबाउट द हाउसेस और कुबास, यानी कि गांव में देखने जो मिलते हैं वो छोटे छोटे हट्स, उसको कुबा कहते हैं। वर प्लास्टर्ड बाय द पेस्ट ऑफ काउ डंग एंड क्ले। काउ डंग और क्ले को, मिट्टी को मिक्स करके दीवारों को प्लास्टर किया जाता था। और लाइक ये एक बहुत ही डिसेंट टेक्नोलॉजी कहा जा सकता है, क्योंकि जब ये टेक्नोलॉजी टिकाऊ होगी तभी जाके ये लोग, जो पुराने जमाने के लोग आज से हजारों साल पहले ऐसे घर बनाते होंगे। अदरवाइज हमारे दिमाग में ये सवाल उठ सकता है कि अगर जोरों से हवा बहती है या तो बारिश होती है तो क्या ये घर टूट नहीं जाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली एक लॉजिक हो सकता है कि काव डंग को इसलिए मिलाया जाता होगा मिट्टी में ताकि उसका ड्यूरेबिलिटी जो है, उसका टिकाऊपन जो है वो रहता होगा लॉन्ग टाइम तक, और बहुत भारी बारिश होने के बावजूद भी ये घर टूटते नहीं होंगे। ठीक है, सो दिस टेक्नोलॉजी ऑफ मेकिंग हाउसेस इवन बाय क्ले was also a very very reliable technology in the ancient times. Okay, अब कुछ examples हैं। We have got so many clay utensils of red color that belong to Lothal, Mohenjo-daro and Harappa culture of ancient times. हमें कैसे पता चलता है कि क्ले से बने हुए यूटेंसिल्स पुराने जमाने में यूज होते होंगे? तो उसका जवाब ये है कि एक्सकवेशन वर्क के दौरान मोहेंजो-दारो, हड़प्पा और लोथल का जो हमें सिविलाइजेशन के जो रिमेन्स मिले हैं उसमें हजारों की मात्रा में मिट्टी से बने हुए बर्तन के रिमेन्स हमें मिले हैं। और इससे ये साबित होता है कि मोहेंजो-दारो का कल्चर फॉर एग्जांपल वो 5000 साल पुराना कल्चर है। तो उस जमाने में लोग ऐसे बर्तन जो है वो बनाकर यूज करते थे। फिर जो पॉटर जो व्हील यूज करता है मटका बनाने के लिए, पॉटर्स व्हील, वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो भी उस जमाने में इस्तेमाल होती थी और इवन टुडे आल्सो द सेम टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू मेक पॉट्स। ओके,
जो वही टेक्नोलॉजी आप भी इस्तेमाल, क्योंकि उसके भी रिमेन्स जो है वो ऐसे वर्क के दौरान हमें मिलेंगे. So potter's well is considered to be the best device for clay work in ancient India. In present time also we can see garba, that is picture having holes containing earthen lamp inside in Navsari. नवसारी में से ऐसे रिमेन्स मिले हैं जिसमें गरबा, गरबा यानी कि गरबा खेलने की बात नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन जो हमारा ट्रेडिशनल नवरात्रि का फेस्टिवल होता है तो उसमें आपने देखा होगा कि काफी लेडीज ऐसी होती है जो एक डिजाइन वाला जो पिक्चर है अर्दन पॉट अपने सर पे रखती है और उसके अंदर दिया जलाया हुआ जो है वो अंदर रखा जाता है और उसको रख के वो काफी लंबे समय तक गरबे घूमती है लेडीज. ऐसा ट्रेडिशनल हमारा एक तरीका है और उसमें हमने देखा होगा. तो लाइक वो चीज जो है वो पहले से बनाई जाती है और इवन आज भी वो प्रोड्यूस होती है. इंडिया वॉज फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग द बेक्ड यूटेंसिल्स ऑफ बेक्ड क्ले. बेक्ड क्ले का मतलब होता है पकाया हुआ मिट्टी. बहुत ही हाई टेम्परेचर में मिट्टी के अंदर पानी मिक्स करके और उसको शेप देकर जब उसको हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है तो ऑब्वियसली वो चीज जो है वो टूटता नहीं है इतना आसानी से. एंड दैट इज द रीजन व्हाई द टेक्नोलॉजी ऑफ यूजिंग द बेक्ड क्ले वाज वेरी वेरी फेमस सिंस द एंशिएंट टाइम. तो हम ये कह सकते हैं कि इवन पुराने जमाने में भी लोगों के पास, आर्टिसंस के पास ऐसा टेक्नोलॉजी था कि मिट्टी को अगर पानी के साथ मिक्स करके उसको हाई टेम्परेचर में गर्म किया जाए, ठीक है, और उससे जो कोई भी चीज बनाई जाती है तो वो हाईली ड्यूरेबल होती है. ठीक है. सो बेक्ड क्ले एज वेल एज अनबेक्ड क्ले. अनबेक्ड क्ले होती है उसका एक साइंटिफिक नेम है टेराकोटा. यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना चाहिए, मैच मेकिंग में ये क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. अनबेक्ड क्ले जो है उसको टेराकोटा कहा जाता है. दैट इज इन द थर्ड लास्ट लाइन ऑफ पेज नंबर 8. So unbaked clay is known as terracotta. You should underline that sentence. Okay, वो पुराने जमाने में दो तरीके की मिट्टी जो है उसका इस्तेमाल किया जाता था कोई भी चीज बनाने में, baked clay और unbaked. So this is known by seeing the remains of old and handmade clay utensils found from Nagarjuna in South India and Langnanch in Mehsana district. महसाना डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है लांगनज, वहां से रिमेन्स मिले हैं वो. और नागार्जुन कोंडा जो साउथ इंडिया का आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा गांव है, वहां से जो रिमेन्स मिले उससे ये साबित होता है कि बेक्ड क्ले और अनबेक्ड क्ले का इस्तेमाल करके हम बहुत सारी चीजें पहले भी बनाया करते थे. ओके. आर्ट ऑफ वीविंग, दैट इज द सेकेंड सब टॉपिक ऑफ दिस लेसन. राइट. आर्ट ऑफ वीविंग वो हमारा सेकेंड सब टॉपिक है, उसको हम पढ़ेंगे पेज नंबर 9 के ऊपर. आर्ट ऑफ वीविंग का अगर देसी लैंग्वेज में मतलब समझना है तो हमें ये समझना है कि हाथ से बुनाई करना. ओके. हैंडमेड चीज होती है वो, लाइक मैनुअल वर्क होता है. सो आर्ट ऑफ वीविंग, लेट्स रीड अबाउट इट. द आर्ट ऑफ मेकिंग लॉन्ग थ्रेड्स यूजिंग स्मॉल पीसेस ऑफ कॉटन फ्रॉम कॉटन बॉल्स, जिसको स्वैप कहा जाता है इंग्लिश में, एंड जॉइनिंग देम टुगेदर इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ स्पिनिंग. अब आर्ट ऑफ वीविंग को समझने से पहले आर्ट ऑफ स्पिनिंग को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वीविंग जो है वो होता है वो धागों से होता है. जो थ्रेड होती है उसके उसका ही यूज करके हम वीविंग कर सकते हैं. लेकिन ये थ्रेड बनता कैसे है? तो उसके लिए पहले तो कॉटन जो है वो ऑब्टेन किया जाता है फार्म्स में से. ऑब्वियसली कॉटन इज एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, आपको पता ही होगा. और उसका जो बहुत बड़ा सा स्वैब लेकर, जो बहुत बड़ा सा जो लंप होता है उसका, कॉटन बॉल जिसको या तो स्वैब कह सकते हैं, ठीक है. और उसको स्वैब के जरिए जो थ्रेड बनाने का जो प्रोसीजर होता है, दैट पर्टिकुलर प्रोसीजर इज नोन एज स्पिनिंग. और बहुत लंबा जब थ्रेड बन जाता है और बहुत भारी मात्रा में जब थ्रेड अवेलेबल होता है हमारे पास, तब जाके हम वीविंग कर सकते हैं. और इसी स्पिनिंग और वीविंग टेक्नोलॉजी को गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता थे उन्होंने प्रमोट किया था और बहुत ही इसको इम्पोर्टेंस देते थे कि एज अ कॉटेज इंडस्ट्री, जैसे आपने देखा ही होगा कि स्पिनिंग व्हील होता है, चरखा जिसको देसी लैंग्वेज में हम कहते हैं, ठीक है. तो हर एक के पास गांव में खास करके रहने वाले जो गांव होते हैं
ओके, वहां पे रहने वाले लोग अगर उनके पास कोई भी रोजगार नहीं है, कोई भी एक्टिविटी नहीं है, तो उनके पास अगर चरखा हो तो ये धागे बना के इंडस्ट्रीज को बेच सकते हैं। हालांकि ये प्रोसीजर बहुत ही लंबी, लेंथी और बहुत ही टीडियस है, लेकिन फिर भी इट वुड स्टिल गिव द ऑप्शन ऑफ मेकिंग अप द लिविंग for the people especially who are living in the cottages in the distant towns and villages. तो गांधी जी इसको बहुत ही प्रमोट करते थे. So Gandhi ji has given it a special importance as a cottage industry and joined it with Swadeshi. इसको उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट का नाम दिया था. Okay, and that was very helpful for us to become self-reliant at that time, because उनके ज़माने में ब्रिटिश रूल हुआ करता था, तो rather than just working under the Britishers, it would be a good idea to produce threads or eventually make cotton clothes. Okay, तो ये सेल्फ रिलायंट यानी कि जैसा कि आजकल ये वर्ड हम सुन रहे हैं बार-बार, आत्मनिर्भर बनने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जरिया था. ओके, अब हम बात करेंगे हैंड वीविंग की. हमने स्पिनिंग का बात कर लिया, स्पिनिंग का प्रोसीजर कैसे होता है वो आपने समझ लिया. हैंड वीविंग कैसे होते हैं, तो ऑब्वियसली वो थ्रेड से होता है. सिंस एंशिएंट टाइम इंडिया इज नोन फॉर इट्स टेक्सटाइल नो हाउ यानी नॉलेज. टेक्सटाइल के बारे में हमें बहुत भरपूर नॉलेज है पुराने जमाने से. ओके, क्योंकि यहाँ पे कॉटन जो है बहुत पहले से बहुत भारी मात्रा में प्रोड्यूस होता है, आज भी प्रोड्यूस होता है, और कॉटन की वजह से ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसका डेवलपमेंट होता है. अदरवाइज कॉटन अगर बाहर से मंगवा के हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डेवलप करना है तो वो बहुत मुश्किल बात होती है. लेकिन नेचुरली कॉटन क्योंकि भारी मात्रा में बहुत पैदा होता है, इसलिए टेक्नोलॉजी जो है या तो फिर टेक्सटाइल प्रोड्यूस करने का जो नॉलेज है वो पहले से हमारे पास है. इट इज वेल नोन दैट द होल पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ पर्टिकुलर साइज, जिसको हम टाका कहते हैं देसी लैंग्वेज में, ओके, ऑफ फाइन मुस्लिन ऑफ ढाका could easily pass through a ring and could be adjusted in a matchbox. एक एग्जांपल है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि इतना फाइन क्लोथ हमारे आर्टिसंस बनाते थे उस जमाने में. फाइन यानी कि बहुत ही पतला, बहुत ही बारीक, जिसको हम कह सकते हैं कि एक बहुत लंबा चौड़ा, जैसे कि एक बहुत बड़ी साड़ी होती है जी, आपको पता ही होगा, बहुत बड़ी साइज की होती है वो. तो मुस्लिम का इतना बड़ा जो कपड़ा है, इतनी बड़ी साइज का जो कपड़ा है, वो इतना फाइन हुआ करता था, इतना बारीक हुआ करता था कि उसको मल्टीपल वे में फोल्ड करके एक छोटे से मैच बॉक्स में भी हम उसको समा सकते थे. और ये मुस्लिम का क्लोथ जो है वो आज भी प्रोड्यूस होता है, और उसका मेजर सेंटर जो है जहाँ पे बहुत ज्यादा मुस्लिम प्रोड्यूस होता है, दैट इज द सेंटर्स नेम इज ढाका. ढाका ऑब्वियसली पहले इंडिया में हुआ करता था, लेकिन अभी वो बांग्लादेश में है. बांग्लादेश की कैपिटल सिटी है ढाका, तो वहां पे मुस्लिम जो है वो भारी मात्रा में प्रोड्यूस हुआ करता था. दूसरे एग्जांपल है कि जो कारपेट यानी कि गालीचा उसको कहते हैं, फारसी लैंग्वेज का वर्ड है वो. कारपेट ऑफ सेवरल रीजन्स, निटिंग वर्क ऑफ अटायर्स यानी जो कपड़े पहनने के लिए जो हम यूज करते हैं वो, and artistry etc. occupied a prominent place. Among them पटोला और पाटन. पाटन का जो पटोला, पाटन गुजरात का एक बहुत ही फेमस सिटी है. वहां पे पटोला यानी एक टाइप की साड़ी होती है, ठीक है, और इसकी स्पेशलिटी ये है कि लाइक वो साड़ी ऐसी होती है, प्राइस वाइज अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली महंगे होते हैं, लेकिन बहुत ही ड्यूरेबल उसका क्लोथ होता है, और उसकी जो डिजाइन होती है वो कभी फेड नहीं होती है. डिजाइन परमानेंटली उसकी वैसी ही रहती है, उसका कलर जाता नहीं है. और स्पेशली पाटन के बने हुए जो पटोड़े होते हैं, उसकी स्पेशलिटी ये भी है कि साड़ी के दोनों साइड में अलग अलग डिजाइन होती है. तो दैट साड़ी कैन बी वॉर्न ऑन टू साइड्स, दोनों साइड से उसको पहन सकते हैं. ज्यादा लिखा है इसके बारे में, फिर पाटन का पटोड़ा उसके बारे में आगे हम समझेंगे. उसके अलावा कांजीवरम, वो भी साड़ी का एक प्रकार है. बनारसी साड़ी, उसका भी नाम आपने सुना होगा, वो भी बहुत फेमस है. बांधनी ऑफ राजस्थान आर यूनिक आइडेंटिटी ऑफ इंडिया. राजस्थान की बांधनी वो भी बहुत ही फेमस है, ठीक है. ड्यूरिंग द गोल्डन पीरियड ऑफ सोलंकी गुजरात हैज प्रोग्रेस्ड इन दिस फील्ड. यानी सोलंकी राजाओं का जब राज चलता था गुजरात में,
ठीक है, तो जैसे अलग अलग टाइप के कपड़े बनाने का जो उद्योग है वो काफी डेवलप हुआ था ड्यूरिंग द रेन ऑफ सिद्धराज जैन सिंह। सोलंकी रूलर्स में से एक सिद्धराज जैन सिंह बहुत ही बहादुर राजा थे। उनका जब रूल चल रहा था तब मेनी आर्टिसंस केम एंड सेटल्ड इन पाटन। पाटन में काफी आर्टिसंस आए थे और वहां पे सेटल हुए थे। द पटोलाज ऑफ पाटन बिकेम वर्ल्ड फेमस। वर्ल्ड फेमस थे पाटन का पटोला, ठीक है, जैसे आगे मैंने आपको बताया वैसे। दिस आर्ट ऑफ पाटन इज मोर देन 850 years old। ये आपको याद रखना है। इनफैक्ट ये पूरा पैराग्राफ आपको ब्रैकेट कर देना चाहिए क्योंकि पाटन का जो पटोला होता है उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। 850 साल पुरानी ये स्किल है जिसको आज भी हम पॉपुलर है ऐसा कह सकते हैं। Only handful of artisans have the skill for such a complicated and time consuming art। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ये आर्ट बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। तो पाटन का पटोला अगर आपको जैसा चाहिए वैसा अगर आपको खरीदना है बाजार में से तो आर्टिसन को लिटरली ऑर्डर देना पड़ता है इसके लिए, तब जाके वो बनता है। और बनने के बाद ओके काफी दिन के बाद आपको वो मिलता है, आपके हाथ में आता है। द सिल्क वेयर, सिल्क से बना हुआ जिसको हम बेवड़ इक्त कहते हैं। ओके, ये फारसी लैंग्वेज का वर्ड। बेवड़ यानी दो साइड का। सिल्क वेयर दैट इज बेवड़ प्रोड्यूस्ड इन पाटन इज कॉल्ड पटोला। पाटन सिल्क से बना हुआ होता है और दो साइड से, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि वीविंग उसकी डिजाइनिंग जो है उसकी दोनों साइड की अलग अलग होती है। इक्त का मतलब वीविंग होता है। This type of sari is designed in such a manner that it can be worn on either side। Okay, दोनों साइड में उसको पहना जा सकता है। This type of patola variety has a good durability and its original colors remain intact। उसका कलर कभी जाता नहीं है, ड्यूरेबल होता है, कभी फटता नहीं है ये। Okay, there is a saying in the same reference। इसके बारे में गुजराती एक कहावत है, गुजराती कल्चर में एक पाटन का पटोला जो होता है उसके लिए एक कहावत है कि पड़ी पटोड़े भात फाटे पर फीटे नहीं। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में दिया गया है कि पड़ी पटोड़े भात फाटे पर फीटे नहीं। तो उसका मतलब क्या है कि द डिजाइन लेड डाउन इन पटोला शेल नेवर फेड इवन इफ द क्लोथ में बी वॉर्न, द क्लोथ में बी टॉर्न एक्चुअली। ठीक है, तो पटोला के ऊपर जो डिजाइन बनाया जाता है वो कभी जाती नहीं है, भले कपड़ा फट जाता है वो शायद पॉसिबल है। कपड़ा भी वैसे तो बहुत ड्यूरेबल होता है, इतना आसानी से फटता नहीं, लेकिन वो चीज पॉसिबल है कि शायद कपड़ा फट जाए लेकिन उसकी डिजाइन कभी जाती नहीं है। ठीक है, या तो कलर उसका जो है वो कभी जाता नहीं है। ओके, ये पटोले की जो है वो खासियत है। राइट नाउ आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी, तो उसके बारे में अब हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी और लेदर इंडस्ट्री एंड द सब्सिक्वेंट सब टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक गुड बाय। ओके, और आप अपना ख्याल रखिए, एंजॉय कीजिए, टीवी देखिए, खेलिए, हंसिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। Okay, you have a wonderful day. Thank you.